पिछला बरस तो खून रुलाकर गुजर गया, पिछला बरस तो खून रुलाकर गुजर गया, क्या गुल खिलाएगा ये नया साल। दोस्तों आदाब नाज़रीन, हमारे मसाइल में आपका खैर मकदम है और मैं हूं तहसीन मुनव्वर। गुज़िश्ता हफ्ते भी हमने नए बरस को लेकर बातचीत की थी और ये जानना चाहा था कि नए बरस में हमारे मसाइल क्या होने चाहिए और इनका हल क्या होना चाहिए। ये नया बरस सियासी तौर पर भी बहुत ही मुतहर्रिक, बहुत ही हरकत, बहुत ही सरगर्मी वाला है। इस बरस आम लोकसभा इंतखाबात होने हैं, इस लिहाज से इस बरस हम लोग क्या कुछ हासिल कर सकते हैं अपने मसाइल को हल करवाने की समझ, क्योंकि ये महीना, ये जो साल है, ये ऐसा साल होगा कि जिसमें आप जो चाहेंगे वो आपको मिल सकता है। अभी आपने देखा कि 10% रिजर्वेशन का जो एक मामला है वो सामने आया और वो मिल भी गया, 2 दिन में फैसला भी हो गया। तो इस लिहाज से इस बरस पर गौर करेंगे, सियासी तौर पर ये साल हमारे लिए, हमारे वसाइल को हल करने के लिए कितना अहम हो सकता है, इस पर हम गौर करेंगे। और हमारे दरमियान 4 बहुत ही खास और अहम शख्सियात मौजूद हैं। आइए मैं उनसे आपका तारुफ करा दूं। हमारे दरमियान मौजूद है ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया के सरबराह सदर जनाब डॉक्टर सैयद जफर महमूद साहब, हम आपका खैर मकदम करते हैं। समाजी और सियासी तज्ज़िया निगार मुअर्रिख ख्वाजा इफ्तिखार साहब भी हमारे दरमियान मौजूद है, हम आपका भी खैर मकदम करते हैं। इसके अलावा न्यूज 18 के एग्जीक्यूटिव एडिटर और समाज की और सियासत की नब्ज को बहुत ही बारीकी से परखने वाले हमारे साथी अमिताभ अग्निहोत्री साहब भी हमारे दरमियान मौजूद है, हम इनका भी खैर मकदम करते हैं। एक बहुत ही बड़ी शख्सियत, फिलहाल इन दिनों वो डायरेक्टर हैं जामिया हमदर्द में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है सिविल सर्विसेज का, उसके, लेकिन अपने पीछे एक बहुत बड़ी उनकी तारीख रही है। वो डायरेक्टर जनरल दूरदर्शन न्यूज रहे हैं, वो RNI के डायरेक्टर जनरल रहे हैं, उसके अलावा फिल्म डिवीजन के DG रहे हैं और सबसे अहम कि APJ अब्दुल कलाम साहब के मीडिया एडवाइजर रहे हैं, राष्ट्रपति भवन में काफी मुद्दत रहे हैं। APJ अब्दुल कलाम साहब पर उन्होंने किताबें लिखी हैं। जनाब SM खान साहब, हम उनका खैर मकदम करते हैं। SM खान साहब ने इन दिनों एक बहुत ही कामयाबी इस लिहाज से हासिल की कि इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में वो वाइस प्रेसिडेंट के ओहदे पर मुंतखब हुए हैं और बहुत अच्छी कामयाबी के साथ जीते हैं। हम उसके लिए उनको मुबारकबाद भी पेश करते हैं। जफर महमूद साहब, सियासी तौर पर जैसा कि मैंने कहा कि बड़ा मुतहर्रिक साल है, तो और अभी गुज़िश्ता दिनों कांग्रेस ने एक महफिल सजाई थी जिसमें मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स को बुलाया था और उसमें वो मैनिफेस्टो यानी कि मंशूर तैयार करने के लिए उन्होंने आप सब लोगों से राय जानी थी। तो आपको क्या लगता है कि जो कुछ वहां पर आपने कहा और हमने आपकी रिलीज भी देखी थी जिसमें आपने कुछ मुतालबा भी किया था, वो मुतालबे पूरे हो सकते हैं और क्या हैं वो मुतालबे? मैंने वहाँ उनको ये याद दिलाया कि 2014 के इलेक्शन से पहले भी इसी तरह की एक मीटिंग हुई थी जिसमें कि राहुल गांधी खुद ही मौजूद थे, मुसलमानों के साथ मीटिंग थी। वहाँ पर मैंने बहुत ज़ोरदार तरीके से ये बात रखी थी कि जो सच्चर कमेटी की जो सिफारिशें हैं उसमें से जो सबसे अहम सिफारिश है उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ। वो ये है कि सच्चर कमेटी ने यह कहा कि मुसलमान इन नटशेल हर मामले में बाकी सबसे पीछे हैं, शेड्यूल कास्ट से भी पीछे हैं, तालीमी और इक़्तिसादी और समाजी तीनों एतबार से पीछे चल रहा है। आमतौर से ये समझा जाता है कि मुसलमानों को टिकट नहीं मिलती पार्टीज के, या टिकट मिलते हैं तो वोट नहीं मिलता। ये सब भी सही है अपनी जगह, लेकिन सच्चर कमेटी ने यह कहा, जस्टिस सच्चर कमेटी ने, कि जो सबसे बड़ी वजह है जो कि आमतौर से लोग नहीं जानते, वो ये है कि शेड्यूल कास्ट के लिए जो सीटें रिजर्व होनी है उसके लिए कानून जो है डिलिमिटेशन एक्ट, उसका सेक्शन 91C ये कहता है कि वो इंतखाबी हल्के, वो चुनाव क्षेत्र जहां शेड्यूल कास्ट की आबादी सबसे ज्यादा परसेंटेज में है स्टेट में, वो रिजर्व किए जाने चाहिए शेड्यूल कास्ट के लिए। समझ में आने वाली बात भी है जी। लेकिन असलियत यह है कि शेड्यूल कास्ट की आबादी वहां 1%, 2%, 3% बहुत कम है, लेकिन मुसलमान की आबादी 50%, 60%, 70% है, वो रिजर्व कर दी गई हैं सीटें। तो उससे एक तीर से 2 शिकार, एक तो शेड्यूल कास्ट अपने को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा, दूसरी चीज ये कि मुसलमान जहां पर बड़ी मेजॉरिटी में हैं, जहां उनके वोट से वो खुद इलेक्ट हो सकते हैं, वहां वो खुद इलेक्शन लड़ ही नहीं सकते। इस वजह से सच्चर कमेटी ने यह कहा था
कि आप ऐसा करिए कि एक डिलिमिटेशन कमीशन बिठाइए, हदबंदी कमीशन, परिसीमन आयोग बिठाइए, और इत्तेफाक से वो उस पर बैठा हुआ था, उसके 1.5 साल बाकी थे। वो कहा था उनको ये कहिए कि साहब आपको ये काम करना है कि सन 52-50 से लेके अब तक जो खराबियां चली आ रही हैं, मुसलमानों का हक मारा जा रहा है, वो उनको वापस किया जाए। तो वो खाली कानून के खिलाफ वर्जी खत्म कर देनी और कुछ नहीं करना, कोई अलग से हक नहीं देना। शेड्यूल कास्ट की जितनी सीटें हैं वैसे ही रहेंगी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन मुसलमानों का जो हक मारा जा रहा है वो ठीक हो जाएगा, और मुसलमानों की तादाद जो है वो लोकसभा में, स्टेट असेंबली में अपने आप बढ़ जाएगी और उनके हक के हिसाब से। तो लेकिन ये कि मैंने आपसे अर्ज किया 7 साल तक यूपीए गवर्नमेंट रही। उसके बाद मैंने नरेंद्र मोदी साहब के सामने भी प्रेजेंटेशन किया था जून 2013 में, और उसमें जो बातें उनसे मैंने उनके सामने अर्ज की थी उसमें एक ये भी बात थी बहुत, लेकिन जाहिर है तब से आज तक कुछ हुआ नहीं। तो अब मैंने उनसे कहा, जो उन्होंने कांग्रेस वालों ने मीटिंग बुलाई थी, कि आप बराए मेहरबानी अब करिए ये काम, अपने मैनिफेस्टो पे तो डालिए। आपने खुद सच्चर कमेटी अपॉइंट की थी, सच्चर कमेटी की सबसे मजबूत सिफारिश ये है, तो वो तैयार हो गए डालने के लिए। अब कहा तो है उन्होंने कि साहब हम वादा ही तो करना है, कौन सा पूरा करना है। पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था। जी ख्वाजा साहब, क्या मतलब इस सियासी बरस में बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है या झुंझुने मिलेंगे? बात यह है कि जहां तक हिंदुस्तान के मुसलमानों का ताल्लुक है, तो हमको तो पहले दिन से झुंझुना ही दिया जाता रहा है, और किसी गलत फहमी में या खुश फहमी में नहीं रहना चाहिए। जहां तक वादों का ताल्लुक है, तो देखिए ये अब सीजन है, इस वक्त इस सीजन में तमाम सियासी पार्टियां जो हैं वो अपने अपने मैनिफेस्टो बना रही हैं। तो कागज की हद तक तो कुछ भी लिखवा सकते हैं आप, और लिखने वाले शायद आपकी बात को लिख भी दें, लेकिन जैसे आपने फरमाया बात लिखने की नहीं है। हकीकत यह है कि अगर हिंदुस्तान में तमाम वहदतों को बराबरी से मौके मिलने हैं, और हिंदुस्तान के प्रीएम्बल के जो जस्टिस के और इक्वलिटी के और लिबर्टी के जो प्रोविजंस हैं और जो गारंटीज हैं, उनको अगर जमीन पर लाना है, तो मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान अब वहां पहुंच गया है 10% रिजर्वेशन के बाद। क्योंकि अब तक जो बात कही जाती थी वो ये कही जाती थी कि साहब 49.5 से आगे नहीं जा सकते, अब ये तय हो गया कि बिल्कुल जा सकते हैं, और 48 घंटे में सब कुछ हो सकता है। लिहाजा अब हिंदुस्तान ने अगर ये समझ लिया है कि रिजर्वेशन ही हमारे तमाम मसाइल का हल है, तो मैं आपके चैनल के तवस्सुस से ये कहना चाहता हूं कि तमाम सियासी जमातों को अब इस पर इत्तेफाक राय कर लेना चाहिए कि हिंदुस्तान में जो जिसकी जितनी आबादी है उसकी उतनी हिस्सेदारी को मुकर्रर कर देना चाहिए। हालांकि मैं उन लोगों में से हूं जो ये समझता है कि जिस रास्ते पर रिजर्वेशन के अब हिंदुस्तान को ले जाया जा रहा है, ये रास्ता हिंदुस्तान को तकसीम करने वाला रास्ता है, बांटने वाला रास्ता है, ये रास्ता हिंदुस्तान को जोड़ने का रास्ता नहीं है। एहसन खान साहब, क्या ये 2019 जो सियासी तौर पर बहुत सरगर्मी वाला बरस है, इसमें हम तालीम की तरफ ध्यान दें या सियासी तौर पर शऊर अपने अंदर पैदा करें? नहीं तहसीन, मेरा मानना यह है कि हमें दोनों मैदानों में आगे आना होगा। जैसे जफर भाई ने कहा कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, क्योंकि गवर्नेंस तो पॉलिटिक्स से ही आती है। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन से एक स्टूडेंट एम्पावर होता है, वो आला नौकरियों में जाता है, साइंटिस्ट बनता है, डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है। उसकी कमी है, बहुत ज़्यादा कमी है, उस पर बहुत काम हो भी रहे हैं और तादाद बढ़ भी रही है। बट साइड बाय साइड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट इज़ वेरी नेसेसरी, और उसमें ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अब जो आप 3-4 महीने 6 महीने में आप कोई बहुत ज़्यादा डिमांड्स नहीं रख सकते। जो 5 साल में नहीं हुआ या उससे पहले 10 साल की हुकूमत में नहीं हुआ, वो 3 महीने में कहीं नहीं हो सकता। वादे तो ले सकते हैं, मगर एक चीज हो सकती है जिसकी तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहूंगा, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन। हर पार्टी से ये कहा जाए कि आप मुस्लिम्स को उनके पॉपुलेशन के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन दें, एटलीस्ट इन डिस्ट्रीब्यूटिंग द टिकट्स। और उसमें ये जरूरी नहीं है कि आप ये देखें कि वह मुसलमान 35% है या नहीं, 40% है या नहीं। आप उसको एक सेक्युलर कंट्री में आप उस सीट से टिकट दीजिए जहां मुसलमानों की तादाद चाहे 10% हो, 15% हो, उसको वहां से जिताइए अपनी पार्टी की स्ट्रेंथ पे। देन इट इज ए रियल सेक्युलर नेशन। जब एक बार नेहरू जी ने अबुल कलाम आजाद साहब को कहा एक मुस्लिम डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ने के लिए, तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं सेक्युलर इंडिया का लीडर हूं, आप मुझे एक मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसी में खाली इस बेसिस पे कि वहां मुसलमानों की तादाद ज्यादा है मैं वहां से लड़ूं, मैं नहीं लड़ूंगा। मैं उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ूंगा जहां मुसलमानों की तादाद चाहे कम हो, बराबर हो। मैं सेक्युलर लीडर हूं सेक्युलर कंट्री का। तो जब तक पार्टियां ये नहीं समझेंगी। जवाब क्या दिया था उसका कि क्या हारना चाह रहे हो? हाँ, नेहरू साहब ने ये कहा, ये तो बताइए। तो मगर
अगर सेकुलर पार्टियां जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं, सभी पॉलिटिकल पार्टीज अगर ये ढूंढती रहेंगी कि मुसलमान 40% होगा तो हम टिकट देंगे, 50 होगा तो फिर मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन तो जीत तो देखनी पड़ती है ना कि कौन जीत नहीं जिताइए, पार्टी की स्ट्रेंथ पे जिताइए, पार्टी की सेफ सीट से टिकट दीजिए मुसलमान को। अमिताभ जी, मैं आखिर में आपको इसलिए मैंने रखा कि आप सुन लें इन सब का। मुझे खरीदने ऐसे भी लोग आते हैं कि जिनके कहने से कीमत घटानी पड़ती है। जब चुनाव होते हैं तो बहुत से अब मुसलमान जो है वो अपने आप को इस तरीके से हैरान और परेशान पाता है जब वोट देने जाता है, तो फिर उसे ऐसा लगता है कि हमें एक ही पार्टी के खिलाफ वोट देना है, फिर वादे सारी चीजें तमाम तारीख जो है भूल जाता है वो। आपको क्या लगता है ये साल 2019 जो है उसके लिए किस तरह उम्मीदों का साल हो सकता है? मुझे लगता है कि ये साल इसका नहीं कि किस पार्टी के घोषणा पत्र में हम क्या डलवा दें। 70 साल में कितने घोषणा पत्र आए और चले गए। हमने जवाहरलाल नेहरू की हुकूमत भी इस मुल्क ने देखी और मोदी साहब की भी देखी, बीच के तमाम लोग आए गए। छोड़ दीजिए, वो जो सबको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। मैं मानता हूं मुसलमानों को 2-3-4 काम करने चाहिए। एक बात जो खान साहब ने कही, सहारनपुर, रामपुर और बरेली से बाहर निकालिए, पॉकेट्स में कन्फाइन मत करिए, ये रास्ता ठीक नहीं जाएगा। विस्तार करेंगे, थोड़ा ज्यादा एनर्जी लगेगी, थोड़ी ज्यादा ऊर्जा लगेगी, लेकिन अंत में उसका बेहतर नतीजा होगा। एक दूसरी बात मैं कहूंगा, आत्मचिंतन का समय है ये, सेल्फ असेसमेंट का, एनालिसिस का। सब कुछ सरकारें नहीं कर सकती, नहीं तो 72-73 साल के रिजर्वेशन में सारे दलित मेन स्ट्रीम में नहीं आगे होते क्या? दुनिया में कोई ऐसी नजीर है जहां 75 साल रिजर्वेशन चल जाए और मेन स्ट्रीम में नहीं आए वो कौम? बताइए, नहीं है ना। इसलिए सरकारों के भरोसे मत रहिए, चुनावों के भरोसे। नेता आएंगे जाएंगे, मुल्क रहेगा। जब भाजपा कांग्रेस नहीं थी तब भी मुल्क था, और भाजपा कांग्रेस नहीं रहेगी तो भी मुल्क रहेगा, हिंदू रहेंगे, मुसलमान रहेंगे। मुझे लगता है कि शिक्षा और रोजगार, इस पर ध्यान देना चाहिए। रोजगार अपने आप पैदा करें। जी, आप शिक्षित होंगे तो रोजगार भी आएंगे। रोजगार की सलाहियत तभी आएगी जब शिक्षित होंगे। अन्यथा जो रोजगार मिलते हैं तहसीन भाई, वो रोजगार नहीं होते, वो पेट भरने का साधन भर होते हैं। अगर ठीक ठाक रोजगार करना चाहते हैं तो सलाहियत पैदा करनी होगी। एक आखिरी बात और मैं और कहूंगा जो मुझे लगता है कि करना चाहिए। पता नहीं मेरी बात से कितने लोग इत्तेफाक रखेंगे, लेकिन 30 बरस नेताओं को एक पत्रकार के नाते करीब से देखने के बाद मैं ये समझा, मैं मुलायम सिंह के साथ भी उतना ही घूमा एक पत्रकार के नाते जितना लालू और जितना नरेंद्र मोदी। हर वर्ग के, सेकुलर, नॉन सेकुलर, कम्युनल, सब देखा मैंने। मालूम है एक बंद कमरे में क्या बात होती? भाई इसको लड़ाओ, मुसलमान कहां जाएगा हमारे अलावा? बताओ कहां जाएगा? क्या है चॉइस है उसके पास? ये टेंट्रम होता है, ये तेवर होता है। दिल्ली का एक उदाहरण है ना, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ओखला का मसला आया था, बोले इसको लड़ाओ, मुसलमान कहां जाएगा? आपने ऐसी स्थिति क्यों पैदा की कि आप कहीं नहीं जा सकते ना? किसी के नाम का सिंदूर अपनी मांग में भरना ही नहीं चाहिए अवाम को। किसी को गलत फहमी पैदा मत होने दीजिए कि नहीं कहां जाएंगे, क्या उनको देंगे, हम ही को देंगे ना? ना जी। यहां वो लेते हैं मुख्तसर सा वक्फा, वक्फे के बाद लौट कर आते हैं और उसके बाद गौर करेंगे कि क्या रास्ता अख्तियार किया जाए, क्योंकि अभी जो है साल शुरू हुआ है और इस साल के रास्ते में कई पड़ाव ऐसे आने हैं कि हम लोग क्या कुछ हासिल कर सकते हैं। अभी वक्फे से पहले अमिताभ अग्निहोत्री साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि सिर्फ अगर आप डिफॉल्ट मोड में रहेंगे कि ये और कहां जाएंगे, खोखले पेड़ की शाखों से लिपट कर कुछ लोग ये समझते हैं कि तूफान से बच जाएंगे। वो बात जो है जफर महमूद साहब, क्या सिर्फ ये सोच लेना कि सिर्फ हमको एक पार्टी की मुखालफत में जाना है? एक 30 सेकंड में फिर जफर भाई शायद और ज्यादा विस्तार से उत्तर दे पाएंगे, उनके पास बड़ा तजुर्बा है। उत्तर प्रदेश के किसी भी चाय वाले से, खोमचे वाले से पूछ लीजिए, पान वाले से पूछ लीजिए, सियासी आदमी से नहीं, नॉर्मल सामान्य व्यक्ति पूछिए, वो कहेगा कि भाई जब देखिए मुसलमान तो इनके पास जाना ही है। क्या? तो जब जाना ही है, चेक काट ही दिया, बैंक में जमा ही करा दिया, तो वो चिंता क्यों करेंगे आपकी? बिल्कुल सही बात। आपने तो आरटीजीएस कर दिया ना। उत्तर प्रदेश में जनमत सर्वे संग्रह कर लीजिए, लोग कह रहे वो तो वहीं जाएंगे। अमिताभ भाई, आप जो कह रहे हैं ना, ये बात में नहीं होना चाहिए। नहीं, आप, हमारी सूरत हाल ये है कि जब वो किस्तों पे टीवी लेने जाते हैं ना, तो 12 चेक पे साइन करा लेता है। हमने वो चेक 100 साइन करके दे रखे हैं।
समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो आपकी बात बिल्कुल 100% सही है। उन्हें मालूम है चेक तो पड़ा है, साइन हुए में है, भरेंगे और तारीख भरेंगे और भुना देंगे इसको। तो ये सच्चाई है। हुआ उजाला तो हम उनके नाम भूल गए जो बुझ गए चिरागों की लौ बढ़ाते हुए। वाकई हमारे वोट की अहमियत खत्म हो रही है या हो गई है? नहीं, वोट की अहमियत बिल्कुल कोई ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन उसमें दो तरह के अप्रोचेस होनी हैं और दोनों अप्रोचेस बराबर के हिस्सेदार हैं और उनकी बराबर की अहमियत है। एक जो अमिताभ साहब ने तवज्जो दिलाई वो बिल्कुल सही है कि आदमी को, कम्युनिटी को, मिल्लत को अपने अंदर से अपने को मजबूत करना चाहिए। अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है, ये अल्लामा इकबाल सिखा गया ऐसे 75 साल पहले, तो हमें वो तो करना ही है। वो तो उसमें काफ़ी हद तक काम हो रहा है, ऐसा नहीं है कि सब सोए बैठे हैं। और शायद कोई दूसरी कम्युनिटी, माइनॉरिटीज़ में कम से कम ऐसी हो जिसने पिछले आज़ादी के बाद से लेकर के, बल्कि और थोड़ा पहले से ले लीजिए, पिछले 60, 70, 80 साल के अंदर मुनव्वर साहब, कोई कम्युनिटी होगी जिसने 10, 11, 12, 1 दर्जन यूनिवर्सिटीज़ कायम की हों। मुसलमानों ने की हैं कायम, अब लगातार चल रहा है, अभी भी है सिलसिला, ऐसा नहीं है। और तालीमी इदारे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और दूसरे कॉलेजेस और स्कूल्स तो कम से कम 1 लाख हैं मुसलमानों का कायम किए हिंदुस्तान में, उसमें कोई वो नहीं, और ज़्यादा होना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन ये कि ये बात अपनी जगह सही है कि अगर मुसलमान का कानून के खिलाफ वर्जी करके हक मारा जा रहा है पिछले 75 साल से, पिछले 50 साल से, 70 साल से, तो वो हक ठीक होना चाहिए। अमिताभ साहब को ये भी कहना पड़ेगा कि हाँ, अगर आपका हक कानूनन मारा जा रहा है तो मैं आपके साथ हूँ और आपका हक उस्तवार किया जाना चाहिए। मैंने वो बात कही थी। उसके मतलब ये नहीं है कि अपनी तौर के ऊपर, अंदरूनी तौर के ऊपर मिल्लत अपने लिए कुछ ना करे। मिल्लत तो अपने लिए इतना कर रही है कि शायद ही कोई कंपैरिजन मिलेगा। फिर भी ये बात बिल्कुल सही है कि कम्युनिटी को, खासतौर से जो सीट्स रिजर्व नहीं है, जहां मुसलमान बड़ी तादाद में, ऐसी भी बहुत सीटें हैं, वहां मुसलमानों को 100% वोट देने जाना चाहिए। अभी एक ग्रुप ने ये पता लगाया है कि 3 करोड़ लोग वोटर लिस्ट में से निकाल दिए गए हैं। ये नहीं कि है नहीं, निकाल दिए गए हैं 3 करोड़ लोग, और उसमें से बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की है डिस्प्रोपोर्शनेटली। ये सब डॉक्यूमेंटेड है, ये सब काम हम आप वेबसाइट पे जाकर देखें, आपको सब मिल जाएगा। तो अपने को कानूनी तौर के ऊपर वापस वोटर लिस्ट में डलवाना, ये काम है मुसलमान का। उसके बेदारी पैदा होनी चाहिए अपने ये कि वो वक्त उनका वोट जाए ना हो, इस्तेमाल हो प्रॉपरली। तो अगले 5 महीने जो है सियासी तौर पर बड़ा एक्टिव होना है लोगों को। हाँ, कोई सवाल पूछ रहे थे उधर से? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, आप सभी से एक सवाल है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अभी जैसे 10% रिजर्वेशन आ रहा है उन लोगों के लिए जिनकी तनख्वाह 8 लाख से नीचे है, तो सर अगर रिजर्वेशन हो ही ना, आर्थिक तौर पे छोड़िए सर, आप शिक्षा के उसमें भी देख लीजिए, कहीं ना कहीं किसी ना किसी को कितना परसेंट रिजर्वेशन मिल चुका है। तो ऐसा नहीं हो सकता सर ये बिल्कुल हट जाए? आज की सच्चाई ये है कि हिंदुस्तान की सारे धर्म जातियों को मिला के बता रहा हूं, टोटल पॉपुलेशन का 95% हिस्सा आरक्षण के दायरे में आ गया। राष्ट्रपति महोदय की मोहर लगेगी तो 95% कंप्लीट हो जाएगा, 5% बचेगा। दोस्त, अभी हमारी बदकिस्मती कहिए, आप अपनी कहिए, मुल्क की कहिए, लेकिन हकीकत यही है। शेड्यूल कास्ट की डेफिनेशन में से मुसलमान और ईसाई निकले हुए हैं। नहीं, क्यों नहीं पढ़ेंगे आप? तो इसलिए कि आप जो दूसरी कह रहा हूं, आप जो बात कह रहे हैं वो सही नहीं है स्टैटिस्टिकली। नहीं, ये जो 10% में तो आ जाएगा ना। That's what I'm saying। आपको कह रहे हैं जस्टिस रघुनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट को यूपीए ने पार्लियामेंट में भी नहीं रखा और प्रेजेंट गवर्नमेंट ने भी उस पर कोई एक्शन लिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुस्लिम्स आर इंक्लूडेड, दे शुड बी गिवन बेनिफिट। जो शेड्यूल कास्ट की श्रेणी में आते हैं, कैटेगरी में आते हैं, उनको वो रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलना चाहिए, और मुस्लिम रिजर्वेशन भी रिकमेंड किया था। तो वो किसी भी सरकार ने इवन वो रिपोर्ट पार्लियामेंट के सामने नहीं रखी है। तो अगर कांग्रेस से ये डिमांड की जाए, मैं उसी पर आ रहा हूं, अगर कांग्रेस से ये डिमांड की जाए कि आप अपने मैनिफेस्टो में ये डालेंगे, जस्टिस रघुनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट मौजूद है, यूपीए ने तो हम तभी आपको वोट देंगे, नहीं तो हम बीजेपी को वोट देंगे। यूपीए हैज अपॉइंटेड दैट कमीशन। जी, 1996 में जब नरसिम्हा राव जी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक्त मंशूर लिखा था, मंशूर मुस्लिम, जिसको हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू तीनों जबानों में हमने शाये किया। प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव ने हैदराबाद हाउस में उसको रिलीज किया, और उसके अंदर प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन फॉर माइनॉरिटीज इन जुडिशरी, इन लेजिस्लेचर
इन ब्यूरोक्रेसी, ये उसके अंदर शामिल था और उन्होंने उसको ऑफिशियली रिलीज किया और ये कहा, रिकॉर्ड पर मौजूद है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने वो तहरीर छाप रखी है, उसमें ये कहा कि ये मंशूर जो ख्वाजा साहब ने लिखा है, ये जितना मंशूर हिंदुस्तान के मुसलमानों का है उतना ही मंशूर मेरा है। देखिए, बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद 7 दिसंबर 1992 को जब हिंदुस्तान का मुसलमान उठा तो वो ख्वाब गफलत से उठ गया और उसकी समझ में 2-3 बातें आ गई। पहली बात उसकी समझ में ये आई कि मेरी लीडरशिप मुझे नहीं बचा सकती। दूसरी बात उसकी समझ में ये आई कि सेकुलर लीडरशिप मेरे साथ खड़ी नहीं हो सकती। तीसरी बात उसकी समझ में ये आई कि सियासत मुझे कुछ दे नहीं सकती। लिहाजा एक गली के अंदर आम मुसलमान, गरीब मुसलमान, नादार मुसलमान जो है उसकी समझ में ये आ गया कि मुझे कारोबारी तौर पे अपने आप को दुरुस्त करना है, मुझे तालीम की तरफ ले जाना है, मुझे रोजगार की तरफ ले जाना है। जो बात अमिताभ भाई कह रहे थे, आज हिंदुस्तान के किसी भी बस्ती में आप चले जाइए, हिंदुस्तान का मुसलमान अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर उसने रोजगार के अंदर जो है वो बहुत अपने आप को वो आगे लेकर गया है। और हकीकत ये कि जो लोग ये कहते हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान मेन स्ट्रीम में नहीं है, हमारी ऑर्गेनाइज्ड जो इंडस्ट्री है उसकी जो रीढ़ की हड्डी है वो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जिसका हम कभी जिक्र नहीं करते। जहां मसला तालीम का ये है कि मेरा ताल्लुक पुरानी दिल्ली से रहा। पुरानी दिल्ली के अंदर जो है एक भी किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल की बस का आप तस्वुर नहीं कर सकते थे। आज आप जहां जहां भी मुसलमान आबाद हैं, जिनको आप घेट्टूस कहते हैं, स्लम्स कहते हैं, आप जाकर देखिए वहां पर सैकड़ों की तादाद में गरीब लोग जो हैं वो अपने बच्चों को साफ सुथरी यूनिफॉर्म पहनाकर अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में भेज रहे हैं या गलियों गलियों के अंदर स्कूल खुल चुके हैं। तो तालीम के हवाले से भी, रोजगार के हवाले से भी, तरक्की के हवाले से भी, आगे बढ़ने के हवाले से भी बेदारी का बिल्कुल एक नई दुनिया है। और जहां तक ताल्लुक है मायूसी का, हिंदुस्तान के मुसलमान में कोई मायूसी नहीं है। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, जैसा खान साहब ने कहा कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन क्योंकि बराह रास्त गवर्नेंस से जुड़ा होता है। सफर में कुछ तो भूल मुझसे भी हुई है, जो मेरे पीछे थे वो मुझसे आगे निकलते जा रहे हैं। अमिताभ जी, तमाम इल्जामात के बावजूद क्या कहीं आपको लगता है कि हम में भी कुछ कमी है? काफी जगह लगता है। एक दूसरी बात जो साहब ने कही उस पर मैं बता दूं, दलित, ओबीसी, इनकी पॉपुलेशन के बाद जो अनरिजर्व्ड है, हिंदू मुस्लिम उसमें सब शामिल, सिख ईसाई बौद्ध जैन सब, उनमें 8 लाख रुपए प्रति वर्ष की आय वाले से ऊपर के दायरे के जो लोग हैं वो 5% भी नहीं है। इसलिए हिंदुस्तान की 95% जनसंख्या आरक्षण के दायरे में आ गई 3 स्तरों पर। एक चीज ये समझनी होगी। एक दूसरी 2 बातें और कहूंगा। मुझे याद है 6 दिसंबर 1992 रात 8:45 बजे नरसिंह राव राष्ट्र को संबोधित करने आए। शाम तक तो वो चैतन्य नहीं थे, फिर वो राष्ट्र को संबोधित करने आए। खान साहब उस वक्त शायद पीआईबी में रहे होंगे, है ना। तो अगर मैं अपनी स्मरण शक्ति से बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री जी ने कहा उस समय के नरसिंह राव ने कि जहां पर मस्जिद शहीद हुई है वही मस्जिद तामीर कराऊंगा। पार्लियामेंट का छोड़ो, पार्लियामेंट का मुझे ध्यान नहीं, मैं गूगल पर नहीं बोलूंगा, 1 मिनट, गूगल पर नहीं बोलूंगा। जितना मैंने पत्रकार के नाते खुद देखा उतनी बात कहूंगा, गूगल नहीं पढ़ता मैं, ठीक। उसके बाद ना तो नरसिंह राव ने ना कांग्रेस के किसी प्राइम मिनिस्टर ने उस बात को दोबारा दोहराया तक नहीं। और तीसरी बात और कहूंगा, ये नौजवान साथी भी समझेंगे, शिकायत होती है खासतौर पर महिलाओं की कि जब डेटिंग थी तो साहब बहुत नरम दिल थे, 2 बजे बुलाओ तो 1 बजे आके खड़े हो जाते थे, इंतजार भी करते थे। और पूछो ज्यादा देर तो नहीं, तो कहते नहीं नहीं, अरे मैं तो अभी आया था, आई एम क्वाइट फाइन। क्या? और शादी के बाद शादी हो गई तो कहते भाई आप करते क्या, घर में दिन भर पड़े रहते हो, काम क्यों नहीं करते हो? क्या? और रोज झगड़े, ठीक है ना। माशूका रहेंगे तो खोने का भय रहेगा, तो हैसियत बनी रहेगी। मैं ये नहीं कह रहा, कोई संदर्भ प्रसंग नहीं दे रहा हूं, सिर्फ एक इशारा करके जा रहा हूं, ठीक है। जब लोगों को ये लगेगा कि आप कहीं नहीं जा सकते, नौकरी भी जो लोग करते हैं और जिसमें सेठ को ये लग जाए कि इनको कहीं मिलेगी नहीं या ये कहीं जा नहीं सकते, तो उसकी तनख्वाह कम बढ़ती है। तहसील भाई, ऐसे में खान साहब, आप तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब के साथ रहे, उनके साथ आपके काफी सफर भी बैनुकामी तौर पर, आप बहुत ममालिक में भी गए और एक तरह से उनके साथ ही हम आपको देखते थे। कलाम साहब एक ऐसी शख्सियत है कि जिनसे हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ वो इंस्पायर करते हैं अक्रॉस द रिलीजन। लेकिन क्या मुसलमानों को लेकर भी उनकी कोई फिक्र थी, उनकी सोच थी, तकलीफ होती थी उनको हम लोगों की कमजोरियों को देख के? नहीं, बिल्कुल होती थी और अक्सर इसका वो जिक्र भी करते थे, बातचीत के दौरान भी करते थे। मगर उनका मानना ये था कि आपको वो ज्यादा तवज्जो देते थे कि आपके अपने एफर्ट्स क्या हैं।
और एक बार मुझे याद आ रहा है कि एक बार बहुत प्रोमिनेंट लोगों का मैं नाम नहीं लूंगा, एक डेलीगेशन उनसे मिलने आया उर्दू के सिलसिले में, और ज्यादातर उसमें मुस्लिम पॉलिटिकल लीडर्स थे और सोशल लीडर्स थे। तो कलाम साहब से उर्दू की बहुत सी डिमांड्स थी, तो कलाम साहब ने उनसे पूछा कि बहुत अच्छी डिमांड्स हैं, ये है, मगर उर्दू के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, और आप लोग, क्योंकि उनका अक्सर ये होता था कि वो टीचर की तरह से बिहेव करते थे, तो उन्होंने कहा कि आप लोग हाथ उठाएं कि आपके कितने बच्चे उर्दू मीडियम स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, या फिर दूसरा सवाल उन्होंने पूछा जब लोगों ने हाथ नहीं उठाए किसी ने भी कि उर्दू मीडियम स्कूल में पढ़ने वाले किसी नेता ने या सोशल लीडर ने ये हाथ नहीं उठाया कि उसका बच्चा उर्दू मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है। फिर उन्होंने पूछा कि आपके कितने बच्चे उर्दू सब्जेक्ट लिए हुए हैं, उर्दू मीडियम स्कूल छोड़ दीजिए, दे हैव टेकन उर्दू एज ए सब्जेक्ट। तो शायद वो 20 या 21 लोग थे, उसमें से शायद 1 या 2 लोगों ने ये उठाया हाथ। तो उन्होंने ये कहा कि भाई उर्दू का आप डिमांड करने आए हैं गवर्नमेंट से, मगर उर्दू के लिए आपका, मैंने एक छोटा सा सवाल पूछा और उसका आपका रेस्पॉन्स ये है कि आपके बच्चे ना उर्दू मीडियम स्कूल में हैं, और छोड़ दीजिए उर्दू मीडियम स्कूल, आप उर्दू सब्जेक्ट भी बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं। तो जब तक आप इस चीज में अवेयरनेस आप में नहीं बढ़ेगी और इस पर अमल नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट से शिकायत जरूर करिए, मगर गवर्नमेंट का रोल फिर भी सेकेंडरी हो जाता है। प्राइमरी रोल कम्स फ्रॉम द पर्सन हिमसेल्फ और हरसेल्फ एंड फ्रॉम द कम्युनिटी। तो जैसा जफर भाई ने कहा कि बेदारी अब बहुत हुई है, ये बात भी, इस बात को भी 10 साल हो गए जो मैं बात बता रहा हूं, 12 साल हो गए। तो बेदारी हुई है, एजुकेशन में आ रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी में आ रहे हैं, सिविल सर्विसेज में तादाद बढ़ी है, पिछले कई सालों में तादाद बढ़ी है। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं बढ़ा है क्योंकि वो अगेन इट डिपेंड्स ऑन द पॉलिटिकल पार्टीज, कि जब टिकट ही नहीं मिलेगा तो लड़ेंगे कहां से, और हारने जीतने की बात तो बाद में आएगी। जब टिकट ही कोई नहीं देता, पूरी लिस्ट उठा के देखिए, अभी असेंबली इलेक्शंस में 1 2 2 से ज्यादा बढ़ता नहीं टिकट। तो वो सब जरूरी है, वो एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, मगर जो अपने एफर्ट्स हैं वो बहुत बड़ी तादाद में जरूरत है, उसको और आगे बढ़ाए जाए। तो मतलब सब कुछ खुद ही करना है, अपने आप, सब कुछ नहीं, गवर्नमेंट को तो करना पड़ेगा, मगर काफी तादाद में एफर्ट्स अपने आप करने हों। जी सर, अगर हम देखें आज़ादी के बाद से अब तक तो मुसलमानों ने हमेशा कांग्रेस और उसकी सहयोगी को ही वोट दिया है, तो अगर मतलब फिर अभी भी बहुत से ऐसे मुसलमान हैं जो कांग्रेस की ओर ही देखते हैं, तो ये सवाल तो होना चाहिए ना कि मैंने शुरुआत से आपको वोट दिया तो आपने मेरे लिए किया क्या, और वही दूसरी ओर 3 तलाक की ओर देखते हैं या फिर मदरसे का मॉडर्नाइजेशन, तो ये सब भाजपा की सरकार कर रही है। तो क्यों ना हम एक तरफ भाजपा की, मतलब एक तरफ भाजपा को अपना विकल्प क्यों नहीं मानते हैं? इसका जवाब मैं दूंगा तसीम साहब। जो इनकरेक्ट है, मुझे मौका दीजिए, फैक्चुअल इनकरेक्शन है वो तो सही हो जाए। हाँ। जो आप कह रहे हैं, ये जिससे ने सवाल पूछा मदरसा मॉडर्नाइजेशन, इन्होंने कहा ये भाजपा की देन है। 1996 से 1996 से मदरसा मॉडर्नाइजेशन की स्कीम चल रही है। हाँ, ये है कि बीजेपी गवर्नमेंट बीच में 2 बार आई, उन्होंने उसको बंद नहीं किया। एनडीए के जमाने में शुरू हुआ था, नरसिम्हा राव जी के जमाने में मॉडर्नाइजेशन की स्कीम शुरू हुई है। माधवराव सिंधिया जी उस जमाने में मिनिस्टर फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट थे, जब से सिलसिला शुरू हुआ है और किसी भी गवर्नमेंट ने इसको अबंडन नहीं किया है। तो ये इन कंटिन्यूएंस है, ये भाजपा ने शुरू किया, ये गलत बात है। आपने जो बात कही है, ये जनरल परसेप्शन है कि हिंदुस्तान का मुसलमान भाजपा को वोट नहीं देता। 2014 का इलेक्शन है, मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं, मुझे पूरा नाम याद नहीं रहा उस सेफोलॉजिस्ट का, देशमुख उनका देशमुख, हाँ, तो ये उस वक्त सेफोलॉजिस्ट थे और एनालिसिस आ रही थी। उस बुलेटिन में यह कहा गया कि हिंदुस्तान के 15% मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। एक बात। दूसरी बात यह, अश्वनी कुमार जी मेरे साथ ईटीवी उर्दू चैनल पर उस जमाने में ये प्रोग्राम चलता था हमारे मसाइल के नाम से गालिबन, तो उसमें उन्होंने ये कहा कि 30 सीटें ऐसी हैं जो मुसलमानों की खालिस हिमायत की वजह से भारतीय जनता पार्टी जीती है। तो हिंदुस्तान के मुसलमान ने 77 में भी वोट दिया था, और जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर बुलाकर और कंधों में, तुम बच्चे हो, तुम्हें वह चीजें याद नहीं होंगी, गले में हाथ डाल के वोट दिए थे, अपने कंधों पर बिठाकर वोट दिया था। लिहाजा ये कहना कि मुसलमान भाजपा को वोट नहीं देते, हम देते हैं, हमने तजर्बा किया है, बार बार तजर्बा किया है, लेकिन तजर्बे के नतीजे में हमें लिंचिंग मिली है, तजर्बे के नतीजे में हमें हमारा हक नहीं मिला। हमको ये बताया जाता रहा सबका साथ सबका विकास, 48 घंटे में 10% रिजर्वेशन हो जाता है, लेकिन रंगानाथ कमीशन की रिपोर्ट, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, जो हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट है, हाई पावर
कमेटी की रिपोर्ट वो होती है जिसको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है। बेसिकली प्राइम मिनिस्टर हेड करता है, जस्टिस सच्चर कमेटी उसके एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। और उन तमाम रिकमेंडेशंस के बावजूद, इस कॉन्स्टिट्यूशन के बावजूद, इस इक्वालिटी के बावजूद, इन तमाम यकीन दहानियों के बावजूद, क्या मैं इस मुल्क का शहरी नहीं हूं? क्या मेरी वो हैसियत नहीं है जो शर्मा जी की हैसियत है, या वर्मा जी की, या यादव जी की हैसियत है? मुझे झुंझुने दिए जाते हैं। मैंने इसलिए शुरू में ये बात कही थी, हिंदुस्तान के मुसलमान के अंदर, यूथ के अंदर पूरी जिम्मेदारी से आप सब लोगों को गवाह बनाकर ये बात कहना चाहता हूं कि उसके अंदर जो चीज पैदा हो रही है वो ये पैदा नहीं हो रही कि मुझे पार्लियामेंट का टिकट मिला या नहीं मिला, असेंबली का टिकट मिला या नहीं मिला। उसके अंदर एक सेंस ऑफ एलिनिएशन और सेंस ऑफ आइसोलेशन, जिसको हम उर्दू में एहसास महरूमी कहते हैं, ये पैदा हो रहा है। और ये क्यों पैदा किया जा रहा है, ये किस डिजाइन के तहत पैदा किया जा रहा है, ये उस नौजवान को कहां लेकर जाएगा? वो आपसे भीख नहीं मांगता, अब वो नहीं कहता मुझे कुछ चाहिए, वो कह रहा मैं अपनी सलाहियतों से, अपनी मेहनत से, अपनी ताकत से हासिल कर लूंगा, लेकिन मेरे साथ ज्यादती तो मत करो, मेरे साथ बराबरी का सलूक करो, मेरे साथ बराबरी का सलूक करो, मेरे साथ तुमने बराबरी का सलूक क्यों छोड़ दिया? लिहाजा 2019 के इलेक्शन में मेरा मुतालबा अपनी कौम की तरफ से यह है कि बराबरी का सलूक करो, खाली मुसलमान के साथ नहीं करो, पूरे तमाम कौमों के साथ करो। ये जो एहसास महरूमी, ये गलत है। जी अमिताभ। पश्चिम बंगाल में श्यामा प्रसाद वहां से थे जरूर जी, लेकिन न जनसंघ वहां कभी कुछ रहा और भाजपा भी नहीं रहा। बाकी आगे क्या करेगी वो भविष्य के घर में। अभी तक वहां कोई हैसियत नहीं भाजपा की पश्चिम बंगाल में। सच्चर कमेटी बताती है कि सबसे ज्यादा दुर्दशाग्रस्त अगर माइनॉरिटीज के लोग हैं तो वो जिन सूबों में, उनमें बंगाल भी है। वहां तो जनसंघ कभी गए ही नहीं, भाजपा गई नहीं। ठीक बात। क्या वहां तो जो रहे वो तथाकथित सेकुलर रहे। हाँ सही। और आपके वोट से जो गंगा और जमुना दोनों को साथ लेके चलते थे। हाँ। मंच पर, घर में न चले, मंच पर तो चलते ही थे। सही सही। क्या बिल्कुल सही बात। तू इधर उधर की न बात कर, तू ये बता कि कारवां क्यों लूटा, रहजनों से हमको गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। सच्चर कमेटी की बात हुई, रंगनाथ की बात हुई, कुंडू कमेटी की बात हुई। 10 साल तक मुसलसल मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे ना। अगर ये 48 घंटे में रिजर्वेशन दे सकते हैं तो यही काम मनमोहन सिंह क्यों नहीं कर पाए? प्राइम मिनिस्टर तो प्राइम मिनिस्टर होता है। हम आप कम समझते हैं, खान साहब तो ज्यादा समझते हैं ना। खान साहब एक जरा बता, हमारी जानकारी बढ़ाइए। प्राइम मिनिस्टर की नाम अलग हो, उससे सील मोहर कम तो नहीं होती, नहीं कम ज्यादा मोहर एक ही रहती, बिल्कुल ताकत एक ही रहती है। वजन भले शरीर का कम हो, ताकत तो जवाहरलाल जी से लेके मोदी तक एक ही। जब ये 48 घंटे में दे सकते हैं प्रधानमंत्री के तो 10 साल तक प्रधान मनमोहन सिंह जी क्या कर रहे थे? बिल्कुल उसका तो हिसाब दो। वो हमेशा कहते हैं कि रिएक्शन क्या हो। उसी का हिसाब था कि सबका साथ सबका विकास के साथ लोग चले गए। नाज़रीन, यह वक्त एक मुख्तसर वक्फे का और लौट कर आएंगे तो इस गुफ्तगू को हम किसी नतीजे पर लेकर जाएंगे। कोई गम तो नहीं है। अब बिल्कुल आखिर में ही है जफर साहब, लगता है कि मतलब हमको बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया जाएगा, बिल्कुल किनारे हम हैं, या हमारी अहमियत रहेगी 2019 में? अगर आपको याद हो तो सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट आई है उसके बाद सच्चर उस रिपोर्ट ने ये बिल्कुल क्लियरली कह दिया कि हर मैदान में मुसलमान पीछे हैं बाकी सब लोगों से। तो उसकी वजह से मनमोहन सिंह साहब ने अपनी किसी तकरीर में यह कहा था, क्योंकि मुसलमान सबसे पीछे हैं और आर्टिकल 14, 15, 16 भी ये कह रहा है कि जो ग्रुप पीछे हो उसको आगे बढ़ाओ, तो लिहाजा पहला हक जो है मुल्क के रिसोर्सेज के ऊपर मुसलमानों का इस वक्त होना चाहिए। तो पूरा जो राइटिस्ट एलिमेंट था बीजेपी, लेड बाय बीजेपी, सारों ने उनको ऐसा पीछे पकड़ा, पूरा मुद्दा बन गया। शाम को बहसें हो रही, कैसे हिम्मत पड़ी है कहने की, क्यों कह दिया, और ये वो पॉलिटिकल वो बना दिया उसका पूरा। क्योंकि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में लिख रखा था कि वो 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन देंगे, तो वो वही काम बीजेपी ने उनसे लेकर के किया, तो जाहिर है फिर वो हो गया। तो वो दूसरी बात ये, नरेंद्र मोदी साहब के सामने तकरीर में उनसे ये कहा था कि साहब आप मुसलमानों के ये जो हक मारे जा रहे हैं इतने दिनों से, जाहिर है उन्होंने नहीं मारे, कांग्रेस गवर्नमेंट ने मारे। तो मैंने कहा था जो हक मारे जा रहे हैं वो आप ऐलान कर दीजिए कि आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मैं जाऊंगा पूरे मुल्क में कहने के लिए कि बीजेपी को वोट दो। वी आर नॉट सोल्ड टू एनीबडी, टू कांग्रेस और टू एनीबडी, ऐसा नहीं। लेकिन जाहिर है वो कहीं कुछ नहीं हुआ। बल्कि मैंने उनसे ये भी कहा था कि साहब आपके बीजेपी के मैनिफेस्टो में फिलॉसफी ऑफ बीजेपी बटन दबाओ तो 3 आर्टिकल पढ़ने को मिलते हैं, और उसमें से कोट किया था मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कि उसमें मुसलमानों के खिलाफ जहर भरा हुआ है। तो आप कुछ न करिए, कम से कम उन तीनों को निकलवा दीजिए आर्टिकल्स को, ताकि हाँ, तो उसके 3-4 महीने के बाद उन्होंने निकलवा दिए। ये बात सही है अपनी जगह के ऊपर। तो हर चीज को पर्सपेक्टिव में रखना जरूरी है। और
जहां तक ये सच्चर कमेटी का फुल इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, ये तय है बात, लेकिन 10-12-15% हुआ। वही आप वाला पॉइंट जो आप फिर लेकर गए हैं, अगर वो पूरा हो जाता, एग्जैक्टली थोड़ा थोड़ा हुआ है। मसलन 10 साल कम तो नहीं होते। वक्फ एक्ट में तरमीम होनी थी, तो 18 तरमीमें बताई गई थी कि ये अमेंडमेंट होना चाहिए। उसमें से 2013 के अमेंडमेंट बिल में 18 में से 13 तरमीमें मान ली गई, वो हो गया। ये बात तो तय है, मुसलमानों को अंदरूनी तौर पर अपने मजबूत करना चाहिए, जो कि वो कर रहे हैं। लेकिन ये इस वक्त कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल डिफरेंट है। अमिताभ जी, हमको अपना मिजाज बदलना होगा, हमको चीजों का मूल्यांकन करने का तरीका बदलना होगा। आई एम सॉरी टू से, अगर हम मनमोहन सिंह को इस बात का बेनिफिट देंगे कि गरीब बेचारा बोला तो बीजेपी वालों ने दौड़ा लिया, इसलिए फिर चुप हो गया, फिर बोला नहीं। आप हुकूमत हिंदुस्तान चला रहे थे, कोई खोमचा चला लगा रहे थे क्या? और हिंदुस्तान का वजीर आजम इतना कमजोर कैसे हो सकता है कि बीजेपी वालों ने क्या कहा इससे डर गया? शाम को टीवी पे बहस हुई, इससे डर गया। बोले टीवी पे बहस चली, अमिताभ अग्निहोत्री बोले, तहसीन मुनव्वर बोले, इसलिए प्रधानमंत्री और कलाम साहब ने मीटिंग की, बोले अब दरवाजा बंद कर लो। तो छोड़िए कुर्सी पर, हवन करिए जाके कहीं। ये कोई तरीका नहीं होता। 6 साल नरसिंह राव जी 5 साल रहे, अल्पमत से बहुमत की सरकार हो गई, जो चाहा वो किया। आप एक सेकेंड, आप खुल के बताना पड़ेगा कि आप हमारे साथ खड़े हैं। नंबर जी, एक मिनट, आपने न्यूक्लियर डील के लिए सरकार दांव पर लगा दी। उस वक्त तो सबसे मजबूत मनमोहन सिंह खड़े हुए कि नहीं खड़े हुए? कांग्रेस प्रेसिडेंट उनके पक्ष में नहीं थी, फिर भी उन्होंने दांव पर लगा दिया। खान साहब, बिल्कुल गलत हो तो टोकिएगा। लड़े ना, बोले सरकार दांव लग जाए लेकिन मैं ये करूंगा, ठीक है ना? जब आप उतने असर्टिव प्रधानमंत्री थे तो सच्चर के लिए ये ज्ञान देंगे क्या कांग्रेस वाले कि वो देखिए वो बीजेपी वालों ने संबित पात्रा ने बोल दिया इसलिए फिर हम डर गए? ये कोई तर्क है क्या? तर्क तो मजबूत होना चाहिए जो आवाम के गले उतरे। तो बीजेपी वाला ठीक बोला नहीं, वो गलत बोला, लेकिन आपका ये भी तो बोल रहे हैं, ये भी तो बोल रहे हैं भाई, ये आप नहीं बोल रहे, आप ये कहो मैं आप तो मैसेज ये दे रहे हो। नहीं, आपको देखिए जफर साहब, आपको वोट जो है जिसने दिया गया आप वो नहीं कर रहे। नहीं, आप नहीं कर सकते, ये छूट नहीं दे सकता। आपको वोट जिसने दिया गया वो आप नहीं मान रहे। ये राहत नहीं दे सकता। ये बात बिल्कुल गलत है। मैं सिरे से ठुकराता हूं, हिंदुस्तान के मुसलमान के साथ ये नाइंसाफी है अगर हम मनमोहन सिंह को इसके लिए वेल आउट करें। कांग्रेस का हमने देखा गुजरात में जो है वो जनेऊधारी बन जाते हैं, फिर कहीं पे कुछ और नजर आते हैं। कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ती है, कभी हार्ड हिंदुत्व की बढ़ती है। कांग्रेस की जो एक अपनी तारीख रही है वो एक मिली जुली तहजीब और सबके साथ खड़े होने वाली रही थी, जो मोदी जी ने जो नारा ले लिया था सबका साथ सबका विकास, और शायद उस वजह से लोग उनकी तरफ गए भी थे। आपको क्या लगता है कि सियासत जो है उसको मजबूर किया जा सकता है, खास तौर से उस सियासत को जो हमारे वोट की अपने आप को हकदार समझती है, कि वो अपना चेहरा बदले, अपनी स्टाइल बदले, अपनी सब कुछ बदले तो और हमारे साथ खड़ी हो? नहीं, बिल्कुल मजबूर किया जा सकता है। और यहां मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि बहुत से सियासी रहनुमा जो खुद मुस्लिम्स हैं और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में अच्छी पोजीशंस पे हैं, मगर जब कोई मुस्लिम इशू आता है तो वो स्टैंड लेते हैं जो पार्टी की स्टैंड है और मुसलमानों की बात अपने पार्टी के फोरम में नहीं रखते हैं। और वहां वो ये कह देते हैं कि साहब, बहुत से लोग, अब जिन साहब का आपने जिक्र किया अभी, उनके कई बयानात ऐसे थे कि मैं मुसलमानों के वोटों से नहीं जीता, मैं मुस्लिम लीडर नहीं हूं, मैं सेक्युलर हिंदुस्तान का सेक्युलर लीडर हूं। अब कौन जीता मुस्लिम वोटों से या कौन नहीं जीता, मगर जो मुसलमानों का एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, जब मुसलमानों का डेप्रीवेशन हो रहा है, जब मुसलमानों के हक की बात है, तो अगर वो सियासी रहनुमा, जो सियासी लीडर मुस्लिम, चाहे वो बीजेपी में हो या कांग्रेस में हो या समाजवादी पार्टी में हो या बहुजन समाज में हो या तृणमूल कांग्रेस में हो, उसको बात को रखने के लिए अपने अध्यक्ष की तरफ नहीं देखना चाहिए, उसको उस बात को प्रॉपर रखना चाहिए, पार्लियामेंट में रखना चाहिए। और पार्लियामेंट में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिन पे विप नहीं होता। अगर विप से तो आप डर सकते हैं, बोलने पर कोई पहले बोल के दिखा दीजिए। आप जैसे डिस्कशंस होते हैं उसमें आप बोलिए, चाहे आप अपनी पार्टी के खिलाफ आपको बोलना पड़े या सरकार के खिलाफ बोलना पड़े, आप विप से बाउंड नहीं है। टीवी डिबेट में बोल दीजिए। आखिर में इफ्तिखार साहब, बिल्कुल आपसे मैं क्लोज करवाना चाहता हूँ। ये इसलिए करते हैं
कि टिकट वहां से मिलता है, प्लेसमेंट वहां से मिलता है। टिकट और प्लेसमेंट की सियासत हो रही है, नाम मुसलमान होता है, मुस्लिम सियासत कोई नहीं होती। एक बात। दूसरी बात ये, हिंदुस्तान में कोई क्रेडिबल मुस्लिम लीडरशिप नहीं है। तीसरी बात ये, हिंदुस्तान का मुसलमान किसी भी अहरे गहरे नक्तो खैरे के कहने से न वोट इधर देता है न उधर देता है। हिंदुस्तान का मुसलमान अपने जमीर के तौर पर अपने चीजों को खुद समझ के अपने तौर पर वोट देता रहा है। जो बात क्लोज में कहना चाहता हूं वो ये है कि हिंदुस्तान के मुसलमान को आज़ाद फिक्र को इख्तियार करने की ज़रूरत है, साइंटिफिक टेम्परामेंट को इख्तियार करने की ज़रूरत है। ये इधर इस जेब में चले गए, उधर उस जेब में चले गए। मैं कई दफ़ा आपके प्रोग्राम में ये बात कह चुका हूं कि भाई आप किसी के बंधुआ मजदूर मत बनिए, और ये जब ही हो पाएगा जब कौम के अंदर खुद एतमादी पैदा होगी। अब जो नौजवान खड़ा हो रहा है वो नौजवान इन बंधनों से और इन बेदारियों से आज़ाद है। अगले 10 साल में आप देखेंगे हिंदुस्तान का मुसलमान एक नई ताकत और तवानाई के साथ में निकल के आएगा, और उसके अंदर से वो लीडरशिप निकल कर आएगी। जो बातें हम आप कर रहे हैं, मायूसी की कोई जरूरत नहीं है। जमीन उस्तवार हो रही है, चीजों में वक्त लग रहा है, लेकिन हुकूमत से, सियासी जमातों से, सियासी निजाम से, गवर्नेंस से सिर्फ ये गुजारिश करनी है कि भाई सबके साथ बराबरी का सलूक करो और सबको बराबरी से देखो। ऐसा हो नहीं रहा है। 2019 जब लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू होंगी और यकीनी तौर पर उम्मीदवार भी जांचे पढ़ के जा रहे होंगे तो, और लोगों से मशवरे भी किए जा रहे होंगे, तो वहां पर आपको अपनी बात रखनी है। साफ कहना है कि हम आपके साथ सिर्फ उस सूरत में खड़े होंगे जब आप हमारे ये मुतालबे पूरे करें। कोई भी हो, किसी भी सियासी पार्टी के लिए नहीं कह रहा हूं मैं। जो सियासी पार्टी आपके साथ खड़ी हो जाए, जो सियासी पार्टी आपके बारे में फिक्र करे, आपके मुस्तकबिल के बारे में फिक्र करे, उसके बारे में आप सोचिए और वोट जरूर दीजिए। और जैसा कि जफर महमूद साहब ने कहा है कि बहुत से इलाकों में लोगों के वोटर लिस्ट से उनके नाम गायब हो चुके हैं, वहां पर जाकर आप अपने नाम डलवाइए। और जो भी नए बच्चे जो हैं, अगर वो 18 बरस के हो गए हैं तो वो अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल करवाएं और जमहूरियत का हिस्सा बने। मिसिंग वोटर्स ऐप है, उसको डाउनलोड किया जा सकता है। उसके जरिए आप अगर वोटर अभी एग्जिस्टिंग नहीं है या नाम निकल गया है तो दोबारा अपने को डलवा सकते हैं। मिसिंग वोटर ऐप ऑलरेडी ऑनलाइन है। चलिए, तो ये नई जनरेशन और बाकी लोग जो हैं ये मदद कर सकते हैं उन लोगों की जिनके नाम गायब हो चुके हैं। वो अपने आसपास, अपने मोहल्ले, उसमें आप ये काम कीजिए, क्योंकि ये जमहूरियत की बका के लिए भी जरूरी है कि आपका नाम वोटर लिस्ट में हो और आप वोट दें। तो बस आज के लिए इतना ही। हिंदुस्तान का सच्चा वफादार मैं ही हूं, कब्रों से पूछ, असल जमींदार मैं ही हूं। अगले हफ्ते फिर लौट कर आते हैं।